अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात तो स्वीकार कर ली है, लेकिन यह नहीं माना है कि वो खुद भी ड्रग्स इस्तेमाल किया करती थी। अब सवाल यही उठता है कि इनकी मुश्किल कानून की चौखट पर कितनी बढ़ सकती है। कानून की तलवार पर फिल्मी अदा और साख की गर्दन रखी जा चुकी है। लाइट, कैमरा और एक्शन की चमकीली दुनिया में दीपिका के नाम का सिक्का चलता है, लेकिन कहीं ड्रग्स की दलदली जमीन पर उनके पांव धंसने लगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्हाट्सएप चैट जो मोबाइल फोन से हुआ है उसको सोर्स कंप्यूटर से या सर्विस प्रोवाइडर के सोर्स कंप्यूटर से का सर्टिफिकेट रहता है और देन इट इज एज गुड एज प्राइमरी एविडेंस, वेरी स्ट्रांग एविडेंस, न सिर्फ एफआईआर करने के लिए बल्कि प्राइमा फेसिया किसी एक्यूज के खिलाफ ये बहुत स्ट्रांग एविडेंस। अब आप ये जान लीजिए कि दीपिका के खिलाफ सबसे बड़ी मुश्किल कौन से सबूत बन सकते हैं। दीपिका के करिश्मा से चैट में हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। नशे की दुनिया में हशीश को हैश कहते हैं और गांजा को वीड कहते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत हैश और वीड नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसीलिए दीपिका का चैट में हैश की डिमांड उनके मुसीबतों का पिटारा खोल सकती है। कोई चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, सीडीआर कब्जे में ली गई है या मांगी गई है किसी अथराइज चैनल से, तो उन सब चीजों की अपनी हैसियत है एविडेंस एक्ट के तहत और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी वो कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। दीपिका का व्हाट्सएप चैट ही उनके जी का जंजाल बन गई, लेकिन इसमें एनसीबी को कई कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। सवाल है कि दीपिका करिश्मा से बातचीत में जो हैश मांग रही है वो अपने लिए या किसी और के लिए। अगर दीपिका अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगा रही थी तो क्या ड्रग्स को कहीं और भेज रही थी? अगर दीपिका ड्रग्स खरीद रही थी तो पैसे का लेन देन भी साबित करना होगा। ड्रग्स की मांग करते ड्रग्स की सप्लाई होते और इसके बदले में पैसे देने की पूरी चेन को स्थापित करना होगा। इसमें दीपिका तक ड्रग्स आने का जरिया क्या है? क्या वो पेडलर से सीधे संपर्क में थी? इसको भी साबित करना होगा। चैट में ड्रग्स की मात्रा का जिक्र नहीं है तो ये भी सवाल उठेगा कि ड्रग्स लिया तो कितना। एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से केस अपना प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन के अंदर जैसे प्रेस के नाम को पढ़ने को मिल रहा है कि एक कॉन्वर्जेशन ये है कि कौन सा ड्रग अवेलेबल है, ये ड्रग भिजवाओ, कौन लाने वाला है, कौन डिलीवर करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है। उन लोगों के नाम की बुनियाद के ऊपर ये एविडेंस को रिलाई किया जा रहा है। जब तक एक्चुअल डिलीवरी का एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आता तो ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन इज यूजलेस फॉर एनसीबी। यू मे मेक इट एडमिसिबल इन लॉ अंडर 65B। आप अपना जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर डालोगे 65B का, उसको एडमिसिबल बना दोगे, प्राइमरी सोर्स का ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस कर दोगे आप, लेकिन जब तक डिलीवरी की एविडेंस आपके हाथ में नहीं होती एनसीबी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब सवाल है कि क्या ड्रग्स चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कस सकती है? चैट में दीपिका हैश की बात कर रही है। अगर उनके खिलाफ ये साबित होता है कि वो 100 ग्राम तक हैश का इस्तेमाल करती हैं, तो इसमें उनको 1 साल की सजा हो सकती है या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन इस ड्रग्स चैट से आगे दीपिका पादुकोण के सामने एक चुनौती करण जौहर की वो पार्टी भी है जिसमें ड्रग्स की बात उठी थी। अगर इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू और फोरेंसिक वैल्यू अगर स्टैब्लिश हो जाती है कानून की नजरों में, तो निश्चित रूप से यह एक सशक्त सेकेंडरी एविडेंस के रूप में निश्चित रूप से कारगर साबित होता है और प्रोसिक्यूटर्स को मदद करता है अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश करने के लिए। इससे इतना तो साफ है कि दीपिका के लिए फिलहाल आगे का रास्ता मुश्किल ही दिख रहा है। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।